हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुरेंद्र सिंह साइंस वीडियो लेक्चर्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम शुरू करेंगे 10th क्लास का पहला अध्याय रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इसमें सबसे पहले हमारे पास आएगा अभिक्रिया क्या है। तो अभिक्रिया का अर्थ होता है या रिएक्शन का अर्थ होता है किसी भी पदार्थ के भौतिक व रासायनिक गुण धर्मों में परिवर्तन। यदि पदार्थ के किसी किसी भी पदार्थ के भौतिक या रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? अभिक्रिया कहते हैं। अब पदार्थों में दो प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं, भौतिक अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रियाएं। अभिक्रिया को आप एक तरह से परिवर्तन भी कह सकते हैं। भौतिक अभिक्रियाएं वो होती हैं जिसमें पदार्थ के केवल भौतिक अवस्था में या भौतिक गुण धर्मों में परिवर्तन होता है और इस प्रकार की अभिक्रिया में कोई नया पदार्थ नहीं बनता और भौतिक परिवर्तन के बाद पदार्थ को पुनः उसी अवस्था में लाया जा सकता है। जैसे भौतिक परिवर्तन या अभिक्रिया के कुछ उदाहरण है, जैसे जल का वाष्पीकरण, दूध का उबलना, जल का बर्फ में बदलना या जल वाष्प का वापस जल में बदल जाना। तो ये जो सारी क्रियाएं हैं, इन क्रियाओं के बाद पदार्थ को वापस पुनः उसी अवस्था में लाया जा सकता है। जैसे यदि हमने जल को बर्फ में परिवर्तित कर दिया है तो पुनः हम बर्फ को गर्म करके जल में परिवर्तित कर सकते हैं। दूसरा रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक परिवर्तन वो होता है जिसमें नए पदार्थ का सर्जन होता हो या नया पदार्थ बनता हो। जैसे दूध का दही में परिवर्तन, कागज का जलना है, भोजन का खराब होना, अंगूर का किण्वन या हाइड्रोजन और क्लोरीन का मिलकर हाइड्रोजन क्लोराइड बनाना। ये सारे के सारे रासायनिक परिवर्तन हैं और किसी भी रासायनिक परिवर्तन के बाद पदार्थ को पुनः उसी अवस्था में नहीं लाया जा सकता। जैसे दूध दही में परिवर्तित हो गई है, ये एक रासायनिक परिवर्तन है, तो वापस दही से दूध को नहीं बनाया जा सकता। इसी तरह से कागज जल गया तो वो राख में और विभिन्न प्रकार की गैसों में परिवर्तित हो जाएगा, तो उसको पुनः कागज में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। तो ये है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। अब इसमें हम बात करेंगे एक और रासायनिक अभिक्रिया की, वो है मैग्नीशियम की पट्टी का या मैग्नीशियम के रिबन का दहन। तो इसमें मैग्नीशियम रिबन का दहन। मैग्नीशियम ऑक्सीजन की उपस्थिति में या वायु की उपस्थिति में दहन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। मैग्नीशियम ऑक्सीजन जो कि वायु से प्राप्त होगी और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। ये एक रासायनिक परिवर्तन है। किसी भी रासायनिक या भौतिक परिवर्तन में जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेता है वो अभिकारक कहलाता है। अभिकारक। और अभिक्रिया के बाद जो पदार्थ बनता है वो उत्पाद कहलाता है। तो इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन अभिकारक है और मैग्नीशियम ऑक्साइड उत्पाद है। तो मैग्नीशियम रिबन का जब दहन किया जाता है तो उसमें सफेद रंग का या श्वेत रंग का एक चूर्ण बनता है। ये एक रासायनिक परिवर्तन है। अब इसमें जब हम मैग्नीशियम रिबन का दहन करते हैं तो दहन करने से पहले मैग्नीशियम रिबन को रेगमार से अच्छी तरह साफ कर लेना चाहिए। कारण मैग्नीशियम रिबन के ऊपर या मैग्नीशियम धातु के ऊपर वायुमंडलीय गैसों तथा नमी के प्रभाव में बेसिक मैग्नीशियम
कार्बोनेट की परत बन जाती है और धातु के ऊपर इस परत के बनने के कारण मैग्नीशियम की पट्टी या रिबन का दहन ठीक प्रकार से नहीं होता, क्योंकि वायु मैग्नीशियम के संपर्क में ठीक से नहीं पहुंच पाती। इसलिए इसको अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए। बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो इसीलिए हमें मैग्नीशियम के रिबन को अच्छी प्रकार से साफ कर लेना चाहिए। तो यहां से हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन है जो कि एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, दहन से पहले मैग्नीशियम रिबन को रेगमा से साफ क्यों करना चाहिए? तो इसके विषय में अभी हमने पढ़ा कि वायुमंडलीय नमी और गैसों के प्रभाव में मैग्नीशियम धातु के ऊपर बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट की एक परत बन जाती है। इस परत को हटाने के लिए ही रेगमार से उसको साफ कर लेना चाहिए, ताकि मैग्नीशियम रिबन का दहन उचित प्रकार से हो सके। तो ये तो था हमने अभी तक इसमें पढ़ा, अभिक्रिया, अभिकारक, उत्पाद, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, ये क्या होते हैं। अब इसमें हम बात करेंगे रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण से पहले भी एक छोटी सी चीज हम पढ़ सकते हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं का परीक्षण। रासायनिक अभिक्रियाओं का परीक्षण, इसका अर्थ है कि जब रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही है या कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है कि नहीं हुई है। बहुत सारी अभिक्रियाएं कुछ विशेष गुणों के साथ संपन्न होती है, तो उसी से उनका हम परीक्षण कर सकते हैं। जैसे अभिक्रियाओं का परीक्षण हम कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहले है कि गैस का निकलना, गैस का निकलना। गैस का निकलना, कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जब अभिक्रिया संपन्न होती है तो उसमें कोई ना कोई गैस मुक्त होती है या कोई ना कोई गैस निकलती है। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट को उच्च ताप पर गर्म किया जाए तो CaO, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो इस अभिक्रिया का परीक्षण कैसे हुआ? गैस के निकलने से। इसी तरह से एक और है जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, तो यहां से बनेगा जिंक सल्फेट और इसमें भी हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। तो इन दोनों अभिक्रियाओं का परीक्षण कैसे कैसे हुआ? गैस के निकलने से। दूसरा जो हो सकता है, जो परीक्षण हो सकता है, वो हो सकता है रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन, ऐसी अभिक्रियाएं रंग में परिवर्तन द्वारा परीक्षित होती हैं, या मतलब इनकी पहचान जो है रंग में परिवर्तन के कारण होती है। तो इसके उदाहरण है जैसे कि लोहे पर जंग लगना, कि नमी और वायु की उपस्थिति में लोहे के ऊपर एक भूरे रंग की परत बन जाती है। तो वो भूरे रंग की परत, रंग से हमने उसकी पहचान की। इसी तरह से तांबे या पीतल के बर्तनों पर एक हरे रंग की परत बन जाती है। इसी तरह से चांदी के गहनों पे काले रंग की परत बन जाती है। तो ये सारी अभिक्रियाएं रंग में परिवर्तन द्वारा परीक्षित होती हैं। अगला हो सकता है ताप में परिवर्तन। ताप में परिवर्तन,
इन अभिक्रियाओं में अभिक्रिया के दौरान ताप बढ़ता है या घटता है, ताप में परिवर्तन होता है। जैसे ये है हमारे पास चूना, यदि इसको जल में डाला जाए तो बुझा हुआ चूना बनेगा, और जब हम शुष्क चूने को जल में डालेंगे तो क्या होगा, बुझा हुआ चूना बनेगा और ऊष्मा उत्पन्न होगी, मतलब तापमान बढ़ जाएगा। तो इस अभिक्रिया का परीक्षण कैसे हो रहा है, ताप में परिवर्तन द्वारा। इसी तरह से अवक्षेप का बनना, अवक्षेप का बनना। अवक्षेप क्या होता है कि जब दो विलयन या दो तरल पदार्थों को या यौगिकों को मिलाया जाता है तो एक ठोस पदार्थ बनता है। उस ठोस पदार्थ को ही क्या कहा जाता है, अवक्षेप। और ये अभिक्रिया अवक्षेप के बनने से ही परीक्षित होती है। जैसे उदाहरण के लिए बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया सोडियम सल्फेट से करवाई जाए तो इसमें बेरियम सल्फेट का सफेद रंग का अवक्षेप बनेगा, ठोस पदार्थ बनेगा। तो इस तरह से रासायनिक अभिक्रियाओं का परीक्षण किस प्रकार किया जाता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है कि नहीं हुई है। तो वो गैस के निकलने से हो सकता है, रंग में परिवर्तन से हो सकता है, ताप में परिवर्तन से हो सकता है, या अवक्षेप के बनने से हो सकता है। इसके बाद जो है अब हम बात करेंगे रासायनिक समीकरण कि रासायनिक समीकरण क्या होता है और रासायनिक समीकरण क्यों लिखते हैं हम, क्यों आवश्यक है। तो सबसे पहले है रासायनिक समीकरण। समीकरण किसी भी रासायनिक परिवर्तन को उसमें उपयोग होने वाले तत्व और यौगिकों को उनके सूत्र एवं संकेत का उपयोग करके अभिक्रिया को लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो रासायनिक समीकरण क्या होता है, अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया को तत्वों तथा यौगिकों के सूत्र एवं संकेतों का उपयोग करके लिखना। उदाहरण के लिए जैसे अभी हमने पीछे पढ़ा कि मैग्नीशियम का दहन जब हम करते हैं तो अभिक्रिया को हम ऐसे लिख सकते हैं, मैग्नीशियम ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये हमने एक रासायनिक अभिक्रिया लिखी है। अब इसके लिए समीकरण क्या करेंगे कि हम मैग्नीशियम जो कि एक तत्व है तो इसका संकेत यूज करेंगे Mg, ऑक्सीजन का भी सूत्र यूज करेंगे ऑक्सीजन, और मैग्नीशियम ऑक्साइड यौगिक का भी हम सूत्र इस्तेमाल करेंगे MgO। अब ये दोनों क्या है, अभिकारक, ये क्या है, उत्पाद। और अभिकारक और उत्पाद दोनों को एक तीर के निशान से अलग करेंगे। ये क्या है, अभिकारक, और ये क्या है, उत्पाद। ये
अब किसी भी रासायनिक परिवर्तन को या अभिक्रिया को समीकरण के रूप में लिखने का क्या लाभ है? अब ये एक चीज और आप याद रखेंगे कि यदि एक से ज्यादा अभिकारक हैं तो उनके बीच में इस तरह से जमा का निशान इस्तेमाल करेंगे, और यदि इसी प्रकार उत्पाद एक से अधिक हैं तो उनमें भी जमा का निशान इस्तेमाल करेंगे। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण के रूप में लिखने के क्या लाभ हैं? तो दो तरह से हम बात कर सकते हैं। नंबर एक, हम रसायन शास्त्र की बात कर रहे हैं तो रसायन की जो भाषा है वो सूत्र एवं संकेतों की भाषा है। तो एक तो अभिक्रिया को हमने किस में लिख दिया? रसायन की भाषा में लिख दिया। दूसरा है जो कि यदि हम अभिक्रिया को इस तरह से लिखें, शब्दों के रूप में लिखें, तो ऐसा लिखने में तो समय ज्यादा लगता है और अभिक्रिया लिखना काफी बड़ा हो जाता है। सूत्र एवं संकेतों के रूप में निरूपित करने से किसी भी अभिक्रिया को संक्षेप रूप में, छोटे रूप में निरूपित किया जा सकता है। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण के रूप में लिखने का क्या लाभ है? एक तो वो रसायन शास्त्र की भाषा में लिखा जाएगा, और दूसरा क्या लाभ है उसका कि रासायनिक अभिक्रिया को थोड़े समय में, कम जगह में सरलता से लिखा जा सकेगा। तो इसलिए रासायनिक समीकरण हम क्या करते हैं? लिखते हैं। अब हमारे पास आता है कि रासायनिक समीकरण के प्रकार, कि रासायनिक समीकरण के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो रासायनिक समीकरण के प्रकार, रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं। पहला असंतुलित समीकरण, इसको कंकाली समीकरण भी कहा जाता है। और दूसरा होता है संतुलित समीकरण। तो संतुलित और असंतुलित समीकरण क्या होते हैं? तो सबसे पहले है असंतुलित समीकरण। जिस समीकरण में बाएं पक्ष और दाएं पक्ष में परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती, उसको असंतुलित समीकरण कहते हैं या कंकाली समीकरण कहते हैं। जैसे ये एक कंकाली समीकरण है क्योंकि इसमें यहां हाइड्रोजन की संख्या 2 है तो यहां पर भी 2 है, लेकिन यहां ऑक्सीजन 2 है, यहां पर ऑक्सीजन 1 है, तो बराबर नहीं है, ऑक्सीजन की संख्या बराबर नहीं है। इसी तरह से मैग्नीशियम ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये भी कंकाली समीकरण है क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन 2 है, यहां पर ऑक्सीजन 1 है। तो असंतुलित या कंकाली समीकरण कौन सा होता है? जिसमें बाएं पक्ष में परमाणुओं की संख्या दाएं पक्ष में परमाणुओं की संख्या के बराबर नहीं होती, उसे क्या कहा जाता है? असंतुलित या कंकाली समीकरण। दूसरा होता है संतुलित समीकरण। संतुलित समीकरण, संतुलित समीकरण क्या होगा कि जिस समीकरण में बाएं पक्ष और दाएं पक्ष दोनों में परमाणुओं की संख्या बराबर होगी। जैसे ये एक संतुलित समीकरण है, यहां पर हाइड्रोजन की संख्या 4, ऑक्सीजन की संख्या 2, और यहां पर भी हाइड्रोजन की संख्या 4 है और ऑक्सीजन की संख्या 2 है, ये 2 काउंट किया जाएगा। और बहुत सारे हम समीकरण लिख सकते हैं, या ऊपर वाले समीकरण को ही अगर हम इस तरह से कर दें तो ये क्या हो जाएगा? संतुलित समीकरण हो जाएगा। तो अब अगली चीज आती है कि वे अगर समीकरण संतुलित नहीं है तो उसको संतुलित कैसे किया जाए, और यदि हम समीकरण को संतुलित नहीं करेंगे तो उससे क्या होगा, या समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है?
सबसे पहले हम बात करेंगे कि किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। सबसे पहले तो कंकाली समीकरण हमारे लिए यूजफुल नहीं है। उसका क्यों, क्या कारण है या क्यों? जैसे इसी समीकरण को लिया जाए H2O, ये असंतुलित समीकरण है। यदि हम द्रव्यमान के आधार पर बात करें तो यहां 2 ग्राम हाइड्रोजन, 32 ग्राम ऑक्सीजन मिलकर के 18 ग्राम जल का निर्माण करते हैं। कक्षा 9 में आपने द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़ा है, और द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि किसी भी भौतिक या रासायनिक परिवर्तन में अभिकारक का कुल द्रव्यमान उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर होगा। तो यदि इस आधार पर हम बात करें तो यहाँ टोटल द्रव्यमान कितना हो गया, 32 और 2 34, 34, और यहाँ कितना है, 18 है। तो ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम के विरुद्ध है। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का रक्षण करने के लिए या उसके अनुसार अभिक्रियाओं को लिखने के लिए ही हम क्या करते हैं, समीकरणों का संतुलीकरण करते हैं या उनको संतुलित करते हैं। अब यदि हम इसको संतुलित कर दें इस तरह से, अब आप देखेंगे हाइड्रोजन कितना हो गया यहाँ पर 4, और ये 2 से करने पर ये कितना हो गया 36। अब ये दोनों बराबर है, ये देखिए। तो समीकरणों को संतुलित करना क्यों आवश्यक है कि इसको हम किसके आधार पर इसका एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं या इसकी व्याख्या कर सकते हैं, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के आधार पर। और द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि अभिकारक और उत्पाद का द्रव्यमान क्या होना चाहिए, एक समान होना चाहिए। तो अगर समीकरण संतुलित है तो उसमें अभिकारक का कुल द्रव्यमान उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर होगा। तो यहां से एक क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन क्या है जो एनसीईआरटी से संबंधित है। क्वेश्चन क्या है कि रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो अभी हमने जैसे कि बात की कि इसको आपने किसके आधार पर एक्सप्लेन करके लिखना है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे कि रासायनिक समीकरणों को किस प्रकार संतुलित किया जाता है या उनके संतुलीकरण की अभिक्रिया किस प्रकार की जाती है। तो इसको अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।